नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे कर्नल एस पठानिया। पठानिया साहब का स्वागत है। और यूं तो ट्रायल क्लेम किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद पर चोट पहुंचाई गई है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ऐसे देखने मिल रहा है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। कल ही सरपंच की हत्या कर दी गई है और पर्यटकों पर भी निशाना बनाया गया। इस स्थिति को आपका किस तरीके से इस स्थिति का आंकलन आप करते हैं? सबसे पहले विनोद जी, थैंक यू एंड इट्स ग्रेट ऑनर आपसे जब भी मुलाकात होती है और इंटरेक्शन होता है। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। राइट। एंड व्हेन आई से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अगर हम बात करें कि क्या मिलिटेंसी 89 में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक के अंदर ये प्लान किया था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कैसे, उससे पहले भी चल रही थी। मकबूल भट्ट का आपको पता ही है केस। ये भी सुनने में आया है कि मिलिटेंसी वाज बीइंग रन एज ए इंडस्ट्री। राइट, हम सुनते हैं, इस पर भी चर्चाएं होती हैं। और उसके अंदर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, ये भी सुनने में आया है कि जो पार्टीज पावर में रही हैं जम्मू कश्मीर यूनियन में, कश्मीरी पार्टी बेसिकली, दे हैड देयर ओन मिलिटेंट काडर। आज भी एक वीडियो निकला है जिसके अंदर आज़ाद साहब के बारे में एक पुराने डीएसपी हैं, वो कुछ रेवलेशन दे रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं 89 के ऊपर, व्हेन द ऑफिशियली ऑपरेशन टोपैक जो है उसको लागू किया गया था। तब से अब तक ये घटनाएं होती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। और मिलिटेंट जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं अभी इस समय कि दोनों खेतों को वो पूरी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। राजौरी पुंछ देख लीजिए आप, उसके बाद अनंतनाग, अब रियासी में कुछ दिन पहले रियासी एग्जैक्टली। सो इन्होंने अपना जो नेटवर्क है और इनका जो बेस है वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। ये भी सुनने में आया है कि पुंछ राजौरियों की पहाड़ी के अंदर इन लोगों ने अपनी बेसेस बना रखी है और वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुँच पा रही हैं। कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आई डोंट नो। अभी सवाल है, अभी हम बात कर रहे हैं कल की किलिंग की। देखिए, इसके पीछे एक वजह है। पाकिस्तान, इन स्पाइट ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम, दे विल कंटिन्यू सपोर्टिंग द मिलिटेंसी। इलेक्शन अभी तक पीसफुल चले थे, तकरीबन पीसफुल थे। और जब ये अनंतनाग, राजौरी, कश्मीर और बारामूला के इलेक्शन हुए और जब उन्होंने देखा कि वोटिंग परसेंटेज 38% हो गई है, जबकि 2019 में ये 14% थी, सो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर। सो देन दे से कि अभी कुछ करना जरूरी है। इन ए डेस्परेशन दे हैव एक्टिवेटेड देयर कार्डर व्हिच इज ऑलरेडी देयर। इनके मॉड्यूल्स हैं, इफेक्टिव हैं, स्लीपर सेल्स हैं, OGW हैं, और कुछ लोग हमारे अंदर के भी हैं जो इनके साथ हैं। अभी मैं ये दर्शकों की जजमेंट पे छोड़ देता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो वो चाहते हैं, जिनका एजेंडा पाकिस्तान के एजेंडे से मिलता है, जिससे उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाते हैं। अभी कल इलेक्शन है वहाँ पे बारामूला में, 25 को शायद अनंतनाग, राजौरी के हो रहे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये एक संकेत देती हैं कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मैक्सिमम अलर्ट पे हैं, क्योंकि इसके इनपुट आ चुके थे और ये भी सबको पता है कि इलेक्शन के दौरान वो कुछ ना कुछ घटनाओं को सरअंजाम देंगे। सो वी कैन से दैट विद द पीक सिक्योरिटी और मैक्सिमम सिक्योरिटी विच इज़ एट आवर डिस्पोजल, मिलिटेंट के पास अभी भी वो काबिलियत है कि वो अपनी चुनी हुई जगह पर अटैक कर सकते हैं। हमारे से एक कदम आगे चलते हैं, कोई शक नहीं है। देखिए, उन्होंने क्या किया है कि अभी मैं आपसे बड़ी बारी बात कर चुका हूँ कि मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा चीज़ है, लेकिन कई बार सिंपल चीज़ें जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम। देखिए, अगर हम LAC को इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन से पूरी तरह ब्लॉक कर दें, छोटा काम है, इंडिया गवर्नमेंट के पास बहुत रिसोर्सेज है। नंबर 2, अगर हम एक स्वीप शुरू करते हैं अगेंस्ट सिंपैथाइजर्स, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल्स, अलॉन्ग विथ ये जो पठानी साहब, इस गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ किया तो है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें बहुत सुधरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ, क्योंकि हुर्रियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मिलिटेंसी की घटनाओं के अंदर कमी आई है और उसके लिए डाटा सपोर्ट करता है उनको। अगर हम कैजुअलिटीज़ देखें अपने सिविलियंस की, मिलिट्री पर्सनल्स की, अटैक की, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस इम्प्रूवमेंट से खुश हैं? बिकॉज इम्प्रूवमेंट मस्ट बी टेकन एज ए कंटिन्यूस जर्नी, नॉट एज ए डेस्टिनेशन। एंड द डे वी फील दैट इट्स ए डेस्टिनेशन हैज़ बीन रीच्ड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जी।
अभी मैं वो बात कर रहा था, तो ये एक और मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारे जो डीसी हैं और एसएसपी हैं, उनकी कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी भी एरिया में अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो एसएचओ की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आती, एसएसपी की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आती, डीसी की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं आती? बिकॉज यू कांट से कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम कर दें आप हर बारी, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है, उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं। और जब तक ये नहीं, और उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा जो हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हमें अपना जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। We have to beat the design of Pakistan by being innovative and out of box thinking. उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। मैं इसके अभी आप कई बार आपसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये अभी क्या इस समय देखिए 38% वोटिंग अगर श्रीनगर में हुई है, ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम कम है, मिलिट्री प्रॉब्लम ज़्यादा है। सो आवर शिफ्ट हैज़ टू चेंज, वी हैव टू टेक इट एज ए मिलिट्री प्रेसिडेंट। अभी पीछे सुनने भी आया था कि जनरल वीके सिंह शायद यहाँ लेफ्टिनेंट बना रहे हैं, बट उसके बाद क्या हुआ? आप अक्सर ये बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मिलिट्री बैकग्राउंड का उपराज्यपाल होना चाहिए। उसकी वकालत आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, उसकी ये वजह है कि इस समय हमारे पास एक टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है। पॉलिटिशियन का जो देखने का जो चश्मा होता है वो अलग होता है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। Whereas a फौजी, he is focused, number one, he is determined, वो भेदभाव नहीं करता है, he is not corruptible barring some incidents। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी पॉलिटिक्स का हॉलमार्क है और पॉलिटिक्स की जो कमजोरियां हैं, दे कैन बी ओवरकम। मैं तो ये भी बोलता रहता हूँ कि एक आप जनरल लाइए, वीके सिंह साहब को जो भी आते हैं उनको लाइए यहाँ पे, 2 एडवाइज़र बनाइए, एक कश्मीर रीजन में सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और एक जम्मू रीजन में। और ये दोनों एडवाइज़र जो है इन्हें वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल मैनर, देखिए न्यूज़ जो इंटेलिजेंस से लीक होती है, एंड लीकेज ऑफ इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी डिट्रीमेंटल फॉर ए लाइक स्टेट वेयर वी आर इन एट द मोमेंट, फुली नोइंग कि जो मिलिटेंसी की जो मिलिटेंट की जो घुसपैठ है वो सरकार के अंदर भी है, और ये आप सबको पता है। जी, करण पठानिया, क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार प्रयास किया गया था, तब राज्यपाल हुआ करते थे जगमोहन, उन्होंने एसएचओस की मीटिंग बुलाई थी। इस बार क्या आपको लगता है कि ये लोग लोकल लेवल या निचले लेवल की इनपुट्स को अच्छे तरीके से नहीं ले रहे हैं, या नीचे से इनपुट आ नहीं रही है? ये 2 कारण हो सकते हैं। देखिए, मेरे को क्या लगता है कि इन्होंने जो यूनिफाइड कमांड का जो स्ट्रक्चर बनाया था, जी, मैंने नहीं सुना पिछले 1 साल में कि उसकी कोई मीटिंग हुई हो। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर विचार विमर्श किया हो, मंथन किया हो, एक स्ट्रेटजी कंसीव की हो, उसको इम्प्लीमेंट किया हो, कुछ नहीं। जी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में सिर्फ किताबी बातें होती हैं। वो एक चीज़ होती है एजेंडा पॉइंट की दर्शकों तक पहुंचा दें, उसके बाद ग्राउंड पे जो कार्रवाई होती है वो नहीं हो रही है। और जब तक ग्राउंड पे कार्रवाई नहीं होगी, ये समस्या का मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये ब्लो हार्ड ब्लो कार्ड चलता रहेगा, सिमरिंग होगी कभी ऊपर कभी नीचे। और ये देखिए, ये बहुत ही डेस्परेट एक्शन है, बिकॉज पिछले 5 साल से 370 की एब्रोगेशन के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने टूरिस्ट को हिट किया है। एंड दिस विल कन्वे ए वेरी बैड मैसेज नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। यस। और इनका जो कश्मीरी इस समय जो टूरिज़्म की जो गवर्नमेंट भी सुबह बात करती है कि टूरिज़्म कितना फल फूल रहा है, इसके ऊपर अगर 1-2 घटनाएं और हो जाती हैं तो आप देखिएगा बिल्कुल ये नीचे आ जाएगा। करण पठानिया, गृह मंत्री के दौरे के विजिट के 2 दिन बाद ऐसा होना, इसको कैसे आपको रिलेट करते हैं? देखिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद गिविंग ए नैरेटिव एंड चूजिंग ए टाइम कि मैंने कब करना है ये। जी, अभी कल इलेक्शन है, उन्होंने इससे 1 दिन पहले इसको किया है, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सिक्योरिटी के बावजूद भी इफ़ दे कैन मेक द इनरोड्स एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान्स, इट्स अ सीरियस थिंग विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड सीरियसली। पुलिस क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, कौन उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री आई फील दैट वी आर लैकिंग इन समथिंग। और लैकिंग की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। मैंने तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर एडिशनल फोर्सेस की ज़रूरत है तो डिप्लॉय करनी, इंडिया कैन एफोर्ड, बिल्कुल डिप्लॉय कीजिए। अगर एडिशनल इंटेलिजेंस यूनिट आपको डिप्लॉय करनी है, डिप्लॉय कीजिए। जी, बिकॉज कश्मीर के अंदर छोटी सी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी स्टेटमेंट कितना हैम्पर करती है? देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है,
पॉलिटिकल जो इंसान है वो पॉलिटिक्स खेलेगा, और जब वो अपनी पॉलिटिक्स खेलता है तो उसमें तो वो देश हित के नहीं सोचता है, वो देश हित के नहीं सोचते हैं, ये तो प्रॉब्लम है। वो अपनी एजेंडा जो है, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए किसी भी किस्म का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी इसमें देखिए, मैं कल पढ़ रहा था, महबूबा मुफ्ती के जो स्टेटमेंट आए हैं, वो कहती है कि जो वोटिंग बड़ी है, या जो उमर अब्दुल्ला एनसी वाले हैं कि वोटिंग बड़ी है क्योंकि ये बीजेपी की पॉलिसीज का रिजेक्शन है, एंड दिस इज अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370। राइट, दोनों ने कहा। आई टेक इट अदर वे अराउंड, आई से probably things are improving in कश्मीर। लोग थक चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टी से, और वो चाहते हैं कि विकास हो, वहाँ के जो युवा हैं वो आगे आए, उनको नौकरियाँ मिलें, और उसकी भी एक वजह हो सकती है कि वो इतनी ज़्यादा संख्या में आके वोटिंग करेंगे। और ये जो 38% वोटिंग हुई है, इसने जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, दोनों को हिला दिया है जी। तो उसी संदर्भ में अगर आप देखें तो कल का अटैक उसके साथ अगर आप जोड़ के देखेंगे तो तार कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे और खुलना शुरू हो जाएंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पोलिंग पर पड़ेगा नेक्स्ट फेज की? इसका विनोद जी मेरे को नहीं लगता। ऑन द कंट्रेरी जब एक आप स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं तो वो खुल के सामने आता है। इट मे सो हैपन दैट पीपल दे से दैट मिलिटेंट्स दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज अस, दे आर ट्राइंग टू हिट एट अवर टूरिज्म। वो हमारी रोज़ी रोटी के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे जो विकास हो रहा है उसके साथ खेलते हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि हो सकता है कि आने वाली जो 2 चरण बचे हुए हैं इसके अंदर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये अटैक हुआ है इसके पीछे इंटेंशन यही है कि 38% पोलिंग हुई है और पाकिस्तान में उनके बैठे आकाश उनको लगा है कि स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं? और दूसरा, कल उठानी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इपिक सेंटर को शिफ्ट करना जम्मू प्रोविंस में, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? मैं पहले आपका एपी सेंटर वाला बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एक सेट नंबर ऑफ फोर्सेस है। मान लीजिए हमारे पास 100 बंदे हैं, हमें ये पता है कि कंडीशन जो है जम्मू में है, कश्मीर में क्या है। एपी सेंटर अगर कश्मीर में है तो मैं वहाँ पे 80 बंदे लगाऊंगा, जम्मू में मैं 20 बंदे रखूँगा, जो मेरी जितनी भी मेरी वेयर विद ऑल है रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। पाकिस्तान ने जब ये स्ट्रेटजी बनाई कि दोनों रीजन को इक्वली आग लगाई जाए, तो इसका मतलब है कि 50 बंदे वहाँ होंगे, 50 यहाँ होंगे। जब ये 80 से 50 हो गए आपके, तो आपकी तो थिनिंग आउट शुरू हो गई ना जी। और यहाँ पे भी जो 50 आए हैं, दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। उसको जो करने का तरीका है, सॉर्ट आउट करने का तरीका है, उसको ऑफसेट करने का जो तरीका ये है कि हम एडिशनल ट्रुप्स लाएं, एडिशनल रिसोर्सेज लाएं, और अकाउंटेबिलिटी वाला जो सिस्टम है, जिम्मेवारी हुई सिस्टम, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें। यस। कल उठानी, आपको क्या लगता है मुगल रोड का क्या रोल है एपिक सेंटर शिफ्टिंग में? क्या उसका कोई रोल है? देखिए, मुगल रोड एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप वहाँ से आ जा सकते हैं जी। वो भी गर्मियों के अंदर। बट अगर आप देखें तो पूरा ये हाईवे खुला हुआ है, आप जम्मू से आके भी जा सकते हैं, वहाँ पर मुगल रोड से भी आ सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अभी कंसेप्ट क्या है मिलिटेंसी का कि आपने एक कैशे बना रखा है, एमुनिशन वहाँ रखा हुआ, बंदा तो बगैर वेपन और एमुनिशन के जाएगा ना, तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे जी। उसके बाद वो जाता है, उनके जो स्लीपर सेल हैं, वो जो एजेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उसको कैशे देंगे, वहाँ से उसको वेपन वो सब मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, और उसके बाद कुछ लोग पार से आएंगे और ये अपनी घटनाओं को अंजाम देके वापस चले जाएंगे। जी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से पाकिस्तान चरमरा चुका है। दूसरी ओर पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है कि यहाँ पर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए? देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो है उनकी आर्मी का दबदबा। अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, वो नहीं है। ये आर्मी ISI के थ्रू पाकिस्तान को मैनेज कर रही है। और अगर आप ये देखें कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर गए, इनकी दोस्ती मजबूत हो गई, पाकिस्तान आर्मी का जो रोल है, उनका जो दबदबा है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे मुफ्ती जी और फारूक साहब वो बड़े बारी बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान में बात करने का मतलब है कि आप उनके जनरल मुनीर से बात करना चाहते हैं, और जनरल मुनीर वो बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करेंगे जी। तो ये बड़ी कैच-22 सिचुएशन है, इसके अंदर इसका कोई सलूशन निकलेगा। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए उनका जो जीडीपी रेशियो होता है
एक्सटर्नल डेट के साथ, वो तकरीबन 111% पहुंच गया था। और हम भी उसमें पीछे नहीं है विनोद जी। हमारा जो जीडीपी टू डेप्ट रेशियो है एक्सटर्नल डेप्ट का, वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड 84%। आईएमएफ ने हमें वार्निंग दे दी है। इस समय हम 11 लाख करोड़ रुपया इंटरेस्ट का दे रहे हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो वो फ्रीवीज को बढ़ावा ही दे रहे हैं। और ये फ्रीवीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने ये भी देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ था, वेनेजुएला में क्या हुआ था, अर्जेंटीना में क्या हुआ था, और पाकिस्तान में क्या हुआ था। उसके बावजूद अभी ये ज़रूरत है कि हम अपने जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 84% आ जाए कल को ये 100 पार करेगा जी, तो दैट्स वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। जी नहीं करण पठानिया, मेरा सवाल ये था कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद भी कैसे मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, इस समय चाइना उनको बेल आउट कर रहा है। अगर आप उनकी इंटरनल सिचुएशन देखेंगे, पीओके की आपने बात की, पीओके के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया था। उनको बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिल रहे हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, उनका जो पानी है वो डाइवर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, मेनली पंजाब के अंदर, और इन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं। इनके यहाँ तक सिचुएशन है कि ये ना बाहर से पैसा मंगवा सकते हैं, और अगर इनको कोई बाहर से पैसा भेजता है तो पहले ये पाकिस्तान के जो बैंक है उनके पास जाता है जी। तो उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या ये उनका जो आंदोलन है ये हमें नहीं करण पठानिया, ये कहावत है ना, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो। देखिए क्या वेरी अनलाइकली। देखिए हमारा ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। जी, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स कि हम पीओके पे चढ़ाई करते हैं, वो नहीं होगा, बिकॉज चाइना जो है उसके जो बड़ा कुछ उसका स्टेक पे लगा सीपेक रोड वहीं से निकल रही है, जी, गिलगित जी, बल्तिस्तान से। उसके बाद चाइना वहाँ पे डैम्स 6 डैम बना रहा है बहुत बड़ी कैपेसिटी के। और अगर आप ये सोचें कि हम पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे टैकल कर सकते हैं, yes, that नहीं, कुछ लोग इसको एडवोकेट करते हैं। आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया कि वी आर कैपेबल इनफ। खुद डिफेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले कहा कि वो खुद व खुद आ जाएंगे, हमें फोर्स करने की जरूरत देखिए बेस्ट चीज़ यही है। मैं भी कहता हूँ कि देखिए आप ह्यूमन राइट वायलेशन की पीओके के लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की, वहाँ तो संघर्ष चल रहा है जी। इसको आप इंटरनेशनलाइज कीजिए, ह्यूमन राइट वालों के पास जाइए, यूनाइटेड नेशन में जाइए, और एक आसिया से एक ग्राउंड पुख्ता की जाए जिससे पाकिस्तान मजबूर हो जाए। उसमें 2 फैक्टर काम करेंगे, एक तो इंटरनल रेवोल्यूशन जो अंदर हो रही है और बढ़ेगी, और दूसरा जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो उस सिचुएशन में शायद कुछ समय बाद अगर हमारा जो सपना है पीओके को, जो हमारा अभिन्न अंग है, वो शायद हमें वापस मिल जाए। करण पठानिया, हमने देखा था कि कश्मीर में कोई सिक्योरिटी फोर्सेस से कुछ हो जाता तो ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट हैं बड़ा एग्जेजरेट करते हैं। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रॉब्लम ये है, अभी आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो कुछ लीडर हैं वो कहते हैं जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो अफसर है उसको रिमूव किया जाए। जी। अभी सवाल ये है कि इतनी घटनाओं के बावजूद भी क्या ये पॉसिबल है कि कश्मीर के अंदर, बिकॉज आफ्सपा हटाया जाए। आफ्सपा का मतलब ये है कि आप अपने सोल्जर्स को वल्नरेबल कर रहे हैं, और अगर अपने सोल्जर्स को, उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हैं ना, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जो समस्या है उसके लिए लड़ रहे हैं, और उनको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एस्पा जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। तो मेरे अपने हिसाब से तो अभी इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। मे बी आफ्टर सम टाइम व्हेन सिचुएशन इज इम्प्रूव ड्रास्टिकली वी कैन थिंक अबाउट इट। जी, मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बात कर रहा था, मेजर गोगोई वाला किस्सा हम देखते हैं। वो तो होगा। देखिए इस पे वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त ने देखी तैसी। एक ही चीज़ को एक आदमी अलग तरीके से देखेगा, दूसरा अलग तरीके से देखेगा, और उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जी। पीपल आर देयर टू आइडेंटिफाई ए वीकनेस इन द सिक्योरिटी फोर्सेस। उनके पास एक स्ट्रेटजी है कि कैसे इसको हाईलाइट करना, किस किस का यूज़ करना, इंटरनल सोर्सेज एज वेल एक्सटर्नल सोर्सेज, और उसको बढ़ाया चलाया जाए ताकि फोर्स की बदनामी की जाए। जब फोर्स की बदनामी होगी इसका मतलब वो एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। एट्रोसिटीज़ का मतलब है कि अफसपा जो है उसको विड्रॉ किया जाए। सो इट्स ए डीप कंस्पिरेसी। जी। करण पठानिया, डिमोनेटाइजेशन के बाद मुझे लगा है कि थोड़ा सा पाकिस्तान पर इम्पैक्ट पड़ा था, जो फेक करेंसी बना करके करीब 5,000 एनुअली 5,000 करोड़ रुपया वो इससे कमाते थे, और वो आतंकवाद पर खर्च करते थे। क्या इम्पैक्ट पड़ा था 2016 के ऑनवर्ड? आई फ्रेंकली स्पीकिंग विनोद जी, आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का अगर आप देखें कि जितना पैसा सर्कुलेशन में था 97-98% वापस आ गया था।
उसके बाद फेक करेंसी का जो ये बड़ा पुराना चक्कर चल रहा है, और ये भी लोग ये भी बोलते हैं कि जहाँ से हमारी इसके कागज आते हैं वही कागज पाकिस्तान में जाते थे। तो वो फेक करेंसी को टैकल करना, डीमोनेटाइजेशन के साथ उसको लिंक करना, ये दो अलग अलग इशू आ जाते हैं। फेक करेंसी अभी भी चल रही होगी। अभी सवाल ये है कि उस फेक करेंसी को कंट्रोल करने की हम लोग क्या कर रहे हैं। जी आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट एजेंसीज मस्ट बी डूइंग इट एंड पाकिस्तान आल्सो मस्ट बी डूइंग इट्स बेट। जी कि अगर जितनी फेक करेंसी यहाँ पे और जितने भी कंट्री जो हैं वो एंटी इंडिया हैं वो इकट्ठे होके ये रैकेट तो चला रहे होंगे। हवाला का रैकेट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जी तो कमी आई है, कितनी आई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं अभी भी। ब्लैक अभी भी पैसा घूम रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। पर पठानिया, आतंकवाद आपको लगता है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा? देखिए आपके मुताबिक जहाँ तक इसमें बहुत सारे लोग involved हैं। unless we follow the Israel model अच्छा, हमें इजराइल मॉडल इख्तियार करना है, with फॉलो करना है। certain modifications because किस Israel तरह की मॉडिफिकेशन? हाँ मतलब we have to take some stern measures। stern measures का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि 3 मेन डेविल्स हैं हमारे पास। जी एलएसी के अंदर क्यों हम इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर आप एलएसी को फुल प्रूफ बना देते हैं कि ना इन्फिल्ट्रेशन हो पाएगा। यस, आपने कहा वायर लगी हुई है, सेरी में चले जाइए बॉर्डर के पास इलेक्ट्रिकल वायर लगी हुई है, कोबरा वायर जिसको बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसको? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिगिंग आउट स्लीपर सेल्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, सिंपैथाइजर्स एंड हार्श लॉस, उस पर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस और गवर्नमेंट के अंदर जो इनके सिंपैथाइजर्स बैठे हुए हैं, दे आर इन द सिस्टम, दे आर नॉट आउटसाइड द सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। उनको इरेडिकेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट कैन बी डन। हो भी रहा है जी आप देखें, हो भी रहा है। उसके बाद जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि आगे सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, और उसके सिचुएशन के हिसाब से फिर हमारी स्ट्रेटजी बनी है। बिकॉज मिलिटेंसी के अंदर जो हमारा अपोनेंट है वो अपनी स्ट्रेटजी को बार बार बदलेगा। यस, हमारी काउंटर चलता है स्ट्रेटजी, हमारी काउंटर स्ट्रेटजी भी बार बार बदलनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 7 साल पहले स्ट्रेटजी बनाई थी वो फूल प्रूफ है, हम उसी पे चलेंगे। जी सो दिस इज ए रिएक्शन टू ए गिवन सिचुएशन विच वन हैज बीन सब्जेक्टेड टू। तो आई डोंट नो, मेरे को कुछ स्टेप ऐसे लिए भी जा रहे हैं, जैसे इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, मैं जो तो तारीफ करता हूँ। आतंकवादी बिल्कुल उस बिल्कुल तरफ बिल्कुल ये हुए हैं। बड़ा अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। मैं वही बता रहा हूँ ना कि सवाल ये है कि अगर हम एक टोकन करते हैं, मतलब आप देखेंगे, मैंने देखा इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, इनके हो रहा है, काफ़ी हो रहा है ना, ये रेड चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर घुसे हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बट ये चीज़ आप देखेंगे कि 6 महीने में एक बार सरफेस होती है। Why can't it be a continuous process till the time it is fully eradicated or eliminated? जी This is what government has to think about it. जी और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ये काम तो है ही नहीं सिर्फ कि उन्होंने तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। सो वी हैव टू मेक ए इनोवेटिव काइंड ऑफ ए स्ट्रेटजी एंड कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन जी वी हैव टू टेक रिमेडियल मेजर्स। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महबूबा मुफ्ती या फिर उमर अब्दुल्ला बार बार ये टाल क्लेम करते हैं या कहते हैं कि अगर कश्मीर का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर पर कोई चर्चा करनी है तो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। मैंने पहले इसको कवर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में किससे बात करनी है। हाँ यस, ये क्यों हिमायत करते हैं? ये इसलिए हिमायत करते हैं कि ये अपना जो इनका वोट बैंक है, देखिए यहाँ पे फाइट आ गई है रिलीजन बेस्ड। रिलीजन के साथ ये अपने आप को फील करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ये पहले भी था, आपको पता है, मैं भी यहीं रहता हूँ। यहाँ जब मैचेस होते थे पुराने टाइम में, यस हमने भी तो सुना। डारे तो पाकिस्तान के लगते थे। जी उसके बाद फिर ISI के झंडे भी यहाँ लगते थे। ये कोई नई बात नहीं है। तो ये जो सिंपैथी है और वीकनेस फॉर द रिलीजन, दिस इज बीन प्रिवेलिंग इन द कश्मीर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। जी नाउ इफ आई एम ए पॉलिटिशियन एंड आई हैव टू सी दैट बाई किस तरीके से मैं अपने वोट बैंक को बढ़ा सकता हूँ, उसको कंसोलिडेट करता हूँ, मेरे को एक एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा। और रिलीजन से बढ़कर एजेंडा कोई बड़ा एजेंडा नहीं है जिसमें आप बंदे को रिलीजियसली एक्सप्लॉइट करके अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन कंसीडर कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कोई बदलाव आया? किस तरह का बदलाव आया है और आप उससे कितना सहमत है? कर्नल पठानिया, देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ।
डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, बाकी स्मार्ट सिटी की तो खैर छोड़िए, कोशिश चल रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एम्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलूँगा विनोद जी की चीज़ें तकरीबन, मैं अभी क्वान्टिफाई कर देता हूँ, तकरीबन 45 से 50% इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि एक काफ़ी बड़ी फिगर है जी। दूसरा हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी अभी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और डाटा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ अटैक एंड सिविलियन कैजुअल्टीज़ ये वो सारा नीचे आया है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर एक ऐसी, श्रीनगर एक ऐसी जगह थी जो इसको हुर्रियत रन कर रही थी, उनके कैलेंडर निकलते थे और लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते थे। अभी आस्ते आस्ते जो नई जनरेशन आ रही है वो थोड़ा अपने आप को डिसएन्चेंटेड महसूस कर रहे हैं और वो इस समय उनके अंदर वो अवेकनिंग आ रही है। और ये इसमें आप देखिएगा जब इसकी डाटा निकलेगा, इसके अंदर जो नए वोटर्स हैं वो कितने होंगे, जो 38% फिगर हमारी पहुंची है जी। तो एक बड़ा चेंज वहाँ पे हो रहा है जिसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। और आस्ते आस्ते ये भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि इन लोगों के दिमाग में वो सद्बुद्धि दे, खासकर यूथ के अंदर, बिकॉज आज का यूथ कल का सीनियर सिटीज़न है एंड देन दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन देयर ओन वे। अभी तो पुराने लोग हैं, उनकी अपना कंडीशनिंग हो रखी है। मैं किसी से आज बात कर रहा था एनसी कार्डर के बारे में, तो कहते हैं जी उनको कुछ भी बोल लो आप, ये सवेरे चले जाते हैं, वोट डाल के आ जाते हैं। श्रीनगर सिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि सवेरे जाएंगे और उसके बाद बाकी लोगों को नहीं जाने देंगे। सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर ऑन देयर। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि विपक्ष हमेशा ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर के एनडीए या पिछले 10 सालों में घेरती रही है। क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हमारी भारत की स्थिति क्या है? देखिए, मैं तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। इस समय भारत की जो छवि है इंटरनेशनल कम्युनिटी के में बहुत ऊंची है और जो लोग बाहर जाते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो इंडियन है। ऑन द कंट्री आप देखिए पाकिस्तान का जो उनका पासपोर्ट की बुरी हालत है। यस। तो उसके बाद इसके अलावा इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर के सामने आ रहा है। दैट अगेन गोज टू द इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसी विच वी हैव मेड। लोग इस समय रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अभी आप देखिए चाबार के अंदर जो डील हुई है ईरान के साथ, 10 साल की डील, दैट्स नॉट ए मीन अचीवमेंट। और मुस्लिम कंट्री के अंदर आप हमारी देखिए इम्पैक्ट है। और मोदी जी को जितने नेशनल पुरस्कार दिए हैं अलग अलग कंट्री ने, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि विपक्ष का ये एक नौटंकी है। रियलिटी में हमारे देश की इमेज बढ़ी है, हमारे देश के लोगों की इज़्ज़त बढ़ी है, हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ रही है और आने वाले समय में हो सकता है हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर हों। तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये और अच्छी होने की उम्मीद है। और उम्मीद है कि इस बार ये जो इंडी अलायंस है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट पॉलिटिकली। दीज आर द पीपल, केजरीवाल, राहुल, स्टालिन, Mamta, Akhilesh, they are anti-national people and if they come into the power, it will be very, very dangerous for all of us. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vinod ji. तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।